हेलो। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, आज के करंट अफेयर्स में। हेलो। चलिए बच्चे, ऑल ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की जो खबरें हैं काफ़ी छोटी छोटी सी खबरें हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत छोटी छोटी सी खबरें हैं, वन लाइनर जैसी खबरें रहेंगी, ठीक है। और समझने के लिए भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत आसान सी खबरें। देखिए, सबसे पहले बच्चे आपका एक रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो रिपोर्ट जो जारी की गई है इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है, याद रखना, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? खाद्य एवं कृषि संगठन, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, FAO, इस शॉर्टकट में कहा जाता है FAO, ठीक है। तो बच्चे, ये जो आपका संगठन है इसने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि भारत ने 2010 से लेकर के 2020 तक सालाना लगभग आप लोग देख रहे होंगे कि 2 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र प्राप्त किया है, जिससे कि इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका कैसा रहेगा बच्चे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कृषि संगठन है, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन इसका नाम है, FAO, इसका हेडक्वार्टर आपका रोम में है। और इसे जो है आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए जानते हैं। लेकिन इसके द्वारा जो है आपका एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इन्होंने बताया है कि दुनिया के वो टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं जहाँ पर कि वन क्षेत्रफल बड़ा है, ठीक है। और बच्चे, इन्होंने टॉप 10 कंट्रीज में जिन देशों का नाम बताया ना, उसमें भारत का भी नाम है। तो भारत की रैंक आपको पूछी जा सकती है कि दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देश हैं, शीर्ष 10 देश हैं, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें है 3rd, ठीक है, तीसरे स्थान पे भारत इसमें है। और उसके अलावा भारत के बाद अगर हम बात करें, भारत से पहले अगर हम बात करें, तो भारत से पहले जो है आपका चाइना दुनिया में सबसे आगे है। और उसके बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बाद है। तो टॉप 3 का आपको नाम याद रखना है, एक तो आपको चाइना याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, और फिर जो है तीसरे स्थान पे जो है आपका भारत आता है। और इसका नाम बच्चे, स्पेशल जो रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, रिपोर्ट का कोई नाम नहीं है। अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि रिपोर्ट जो है आपकी वो किसी नाम से जारी की जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, FAO के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। और भारत का स्थान जो है ऐसे देशों में पहले नंबर पे है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो हम सिर्फ एक हाईलाइट याद रखेंगे। एक हाईलाइट आपको याद रखना है, FAO की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2000 से लेकर के 2010 तक और 2010 से लेकर के 2020 तक, इसकी अवधि के दौरान अगर हम लोग देखेंगे तो जो बच्चे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, इनकी हानि की दर में जो है आपका 23% की कमी आई है। बच्चे, ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, 2000 से लेकर के 2010 तक, इस टाइम पीरियड पे जो मैंग्रोव वन होते हैं उनकी जो परसेंटेज है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद वाला जो ये डिकेड है, दशक है, 2010 से लेकर के 2020 तक, यहाँ पे इनकी गिरावट में थोड़ी कमी देखने को मिली है। तो वो कमी जो है उसकी परसेंटेज उन्होंने बताया कि 23% जो है आपका वो कम हुआ है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर आप लोग बात करेंगे तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे बच्चे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्रकार के जंगल है, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको तटीय क्षेत्र में, जहाँ पे समुद्र है, समुद्र के किनारे जो जंगल उगते हैं, जिनको कि जो खारे पानी में भी उग सकते हैं। खारे पानी के लिए जो है आपका संवेदनशील होते हैं, खारे पानी में उग जाते हैं आराम से, और पानी में भी रहने को जो है इनके पास में टेंडेंसी होती है। पानी में मतलब सड़ते नहीं है, पानी में ही उगते हैं, पानी में ही बड़े होते हैं, और खारे पानी में भी आसानी से उग जाते हैं, ठीक है। तो इन जंगल की जो एक खासियत है ये आपको याद रखनी है बच्चे, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं कहा जाता है। और 2000 से लेकर के 2010 तक का जो डिकेड रहा, इसमें इनकी गिरावट जो है बहुत ज़्यादा देखी गई थी, इनकी हानि जो है दुनिया भर ने देखी थी। लेकिन अभी का जो आपका रिसेंट वाला डिकेड है, इसमें हमने देखा है कि इनकी कमी, इनकी जो हानि हुई है उसमें 23% की कमी आई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जो है इन्हें बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा सा काम आ रहे हैं। जैसे भारत में भी अगर आप लोग देखेंगे बच्चे, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आपको सबसे ज़्यादा आप लोग देखेंगे तटीय क्षेत्र में है, और जो सबसे फेमस है वो है आपका यहाँ सुंदरबन का जो आपका डेल्टा है। सुंदरबन का जो डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे बच्चे पूरा का पूरा एरिया जो है आपका ये मैंग्रोव फॉरेस्ट से भरा हुआ है। और उन्हें बचाने के लिए जो है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है आप लोगों ने नाम पढ़ते हैं, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इसी प्रकार के जंगलों को बचाने के लिए आपका बनाया गया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है उन्हें बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकारें या फिर आपकी जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा काम किया जाता है, जिसके कारण जो है इनकी हानि में जो है हमें कमी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट याद रखना। और भारत का स्थान अगला भी जो है आपका एक रिपोर्ट ही है, हालांकि
ये पहले भी यही था, पहले भी भारत जो है दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे था, और दोबारा से जो है आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पे बना हुआ है। ठीक है, अब आता है कि भारत पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबली जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन होता है, दूध का उत्पादन होता है, उसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो भारत के द्वारा 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है पूरे की पूरी दुनिया भर में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 25% का अकेला जो है इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है अभी पूरे दुनिया भर में जो आपका दूध है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे कि हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया में जो ग्रोथ है हमने देखी है मिल्क प्रोडक्शन में, उसकी अगर हम बात करें तो देश में दूध उत्पादन पिछले 9 सालों में लगभग 6% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जबकि विश्व दूध उत्पादन 2.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। तो आप लोग डिफरेंस देखिएगा, पूरे ग्लोबली, पूरे विश्व भर में जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसकी बढ़ने की ग्रोथ देखिए बच्चे 2.1% है, और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो सिर्फ भारत में जो है आपका ये 6% की ग्रोथ से जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है आपका बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ठीक है, अब बच्चे आपका ये तो इंटरनेशनल न्यूज़ टाइप का हो गया कि हम दुनिया भर में जो है पहले नंबर पे है। अपना कंट्रीब्यूशन भी याद रखना, हम पहले नंबर पे, हम पहले भी पहले नंबर पे थे, लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ गया है, तो उसमें आपका याद रखना है कि 25% जो है इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आप लोग देखेंगे कि भारत के बाद जो है दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, तो दूसरे स्थान पे आता है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अगर हम अपने देश की बात करें तो यूपी जो है वो ऐसा राज्य है जहां पे मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है आपका पहले नंबर पे है, और उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन का वो है 18%। ठीक है, 18% जो है अकेले उत्तर प्रदेश से प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा बच्चे एक और प्रश्न पूछा जाता है, ये तो मिल्क प्रोडक्शन की बात हुई कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि दूध की उपलब्धता कहाँ पे ज्यादा है पर पर्सन। ठीक है, तो उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबल जो मिल्क है पर पर्सन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हरियाणा पहले नंबर पे आता है, इसमें आपका पंजाब पहले नंबर पे आता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी के मामले में हरियाणा और पंजाब पहले नंबर पे रहेंगे, और मिल्क प्रोडक्शन के मामले में आपका जो है यूपी पहले नंबर पे रहेगा। ठीक है, दोनों ही बातें अलग अलग हैं। अगली न्यूज़ है आपकी बिहार से। बिहार सरकार ने कुछ किया है बच्चे, बिहार सरकार ने क्या किया है, ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, उत्तराखंड की सरकार जो है कर चुकी है। ये इन्होंने किया है कि बिहार असेंबली में पेपर लीक को लेकर के एक अधिनियम जो है पारित हो गया है। ठीक है, ये पास भी हो गया यहाँ पे। तो बिहार विधानसभा ने राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार के अभिशाप को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है, और इसका नाम क्या रखा है वो आपको याद करना पड़ेगा। ये है बच्चे बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन पीई प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के बाद, उत्तराखंड सरकार के बाद बिहार सरकार ने जो है आपका इस प्रकार का एक अधिनियम पास किया है। अब बच्चे क्या जाता है कि तीनों जो आपके नियम है, चाहे वो केंद्र सरकार का है, चाहे वो आपका उत्तराखंड सरकार का है, या फिर वो बिहार सरकार का है, इनमें आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि तीनों का उद्देश्य एक ही है। ठीक है, कि पेपर जो लीक होते हैं या फिर कोई भी प्रकार का कदाचार जो होता है उसे बस रोकना है किसी भी तरीके से। तो उसमें अगर आप लोग देखेंगे बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, विधेयक में 3 से 5 साल की जो है कैद का प्रावधान किया गया है अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की एक्टिविटी में लिप्त पाया जाता है, और उसके अलावा जो है जुर्माना जो इन्होंने रखा है वो है आपका 10 लाख रुपए का। ठीक है, याद रखिएगा 10 लाख रुपए का जो है आपका जुर्माना है अगर कोई व्यक्ति का मतलब है स्टूडेंट के लिए, जो इंडिविजुअल जो है इस चीज में अगर लिप्त पाया जाता है उसे जो है 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। लेकिन अगर अथॉरिटी या फिर सरकार के द्वारा अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो उसमें देखिए बच्चे, उसमें जो आपका जो जुर्माना है कहीं जाता है। जैसे कि सेवा प्रदाता चाहे सरकारी संस्था हो या फिर निजी एजेंसी हो, कदाचार में अगर लिप्त पाई जाती है तो उस पर जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, और 4 साल के लिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए यानी कि स्टूडेंट जो है उनके लिए तो आपका 10 साल का है, लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसको पेपर करवाने के लिए दिया है, अगर वो कंपनी ही इसमें इन्वॉल्व पाई जाती है तो फिर जो है उन पे लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जो बच्चे केंद्र सरकार का जो इस तरह का बिल है उसमें भी आपका 1 करोड़ का ही जो है जुर्माना है अगर कोई एजेंसी जो है उसमें आपका लिप्त पाई जाती है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। कोई इंडिविजुअल अगर पाया जाता है तो उसको जो है 10 लाख का, अगर कोई कंपनी ही या फिर गवर्नमेंट कोई संस्था है उनके द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें जो है आपका 1 करोड़ का, और 5 साल के लिए उनकी जो सर्विसेज है उन्हें जो है आपका बैन कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो बिहार ने आपका किया है, बिहार सरकार के द्वारा ये किया गया है। अगली आपकी खबर है स्टेट से, ये है बच्चे पश्चिम बंगाल। पहले पश्चिम बंगाल का नक्शा मैं आपको दिखाती हूँ। एक चीज़ देखिएगा बच्चे, पश्चिम बंगाल में आप लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है
वो कुछ इस तरीके से है। इसका जो फिजिकल मैप है वो कुछ इस तरीके से है। आप लोग को पता है तो बच्चे पश्चिम बंगाल में आपकी जो गंगा जब आती है यहाँ पे हुगली नाम से जो है गंगा बहती है, और गंगा के नाम से जो है आपका वो जो बांग्लादेश है वहाँ पे एंटर कर जाती है, ठीक है। तो जो हुगली नदी है बच्चे वो आपका यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे आप लोग देखेंगे हुगली नदी ये रही बच्चे आपकी, ये रही, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी हुगली नदी है, और ये जब आपका बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और जो हुगली नाम से यहाँ पे बहती है, तो उसके बाद जो है इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है, डेल्टा बनाया जाता है। तो अधिकतर जो बच्चे यहाँ पे एरिया है ना पश्चिम बंगाल में, वो बहुत ही ज़्यादा जो है आपका पानी वाला है, यानी कि जल भराव वाले क्षेत्र बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ना वाटर बॉडी वाला बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा। नदियाँ भी हैं, उसके अलावा जो है डेल्टा भी बने हुए हैं, ठीक है। और डेल्टा जब आपके बनते हैं बच्चे तो बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स आपकी फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो पानी वाला क्षेत्र जो है आपका वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने 2-3 और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलकर के क्या काम किया है, इन्होंने बच्चे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, बैकुंठपुर गाँव नाम है इसका, ठीक है, सुंदरबन में ही बैकुंठपुर नाम का गांव है। यहाँ पर छोटे बच्चों और तैराकी सिखाने के लिए, उन्हें डूबने की प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाने के लिए 2 तालाब आधारित स्विमिंग पूल बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा है तो अलग से स्विमिंग पूल इन्होंने नहीं बनाया है। जो वाटर बॉडी ऑलरेडी थी, पॉन्ड यानी कि तालाब ऑलरेडी थे, उनमें ही जो इन्होंने क्या किया है, तालाब आधारित स्विमिंग पूल बनाया है, ताकि जो गाँव के बच्चे हैं, ठीक है, कोई स्पेशल बच्चे नहीं, इनको स्विमिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जाना है, इन्हें बस जान बचाने के लिए जो है आपका ये करना है। क्योंकि बच्चे इस क्षेत्र में ना, पश्चिम बंगाल हमारे देश का ऐसा स्टेट है जहां पर बच्चों की इस तरीके से मतलब पानी में डूब करके जो मौतें होती हैं ना, वो सबसे ज्यादा जो है वेस्ट बंगाल में होती है। इसलिए उन बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है इस तरीके के पूल बना करके, ठीक है, स्विमिंग पूल उनके लिए बनाए जा रहे हैं और उन्हें जो है आपका ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बच्चे ये जो आपका काम किया जा रहा है इसमें कौन कौन सा है, तो ये जो पहल है ये सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार की नहीं है, इसमें आपका भारत का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी इन्वॉल्व है, इसमें आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल की सरकार तो है ही। तो तीनों के द्वारा जो है संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चों की जो ये आपकी यहाँ पे जो डेथ्स होती हैं, जो मौतें होती हैं, उनको जो है आपका रोका जा सके, ठीक है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन नाम की जो जगह है वहाँ पे किया गया है। उसके अलावा बच्चे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इनके द्वारा एक डे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। यह आपका जुलाई 25 को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, ठीक है। विश्व भर में डूबने से बचाव के लिए जो है आपका एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसे याद रखिएगा 25 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसीलिए इसमें आप लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 3 संस्थाओं के द्वारा जो है आपका ये काम किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कौन से वाले क्षेत्र में, सुंदरबन वाले क्षेत्र में। आपको यहाँ पे देखिए एक बार दोबारा से दिखाते हैं, ये बच्चे आपकी हुगली नदी है। हुगली नदी जैसे ही आपकी बे ऑफ बंगाल में मिलने जाती है उससे पहले जो है आपका यहाँ पे पूरा का पूरा ये डेल्टा बनाती है, ठीक है, और इस डेल्टा को ही सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और ये आपका वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है यहीं पे आता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो बच्चों की जो डूबने से मौतें होती है ना, ये सबसे ज़्यादा होती हैं। अगली जो आपकी खबर है वो है शाहरुख खान से रिलेटेड। शाहरुख खान ने क्या कर दिया होगा, अब शाहरुख खान ने पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में सोने के सिक्के इनके नाम पे रखा गया है। और ये बच्चे सोने के सिक्के इनके नाम पे रखा गया है, तो ये उपलब्धि पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय अभिनेता बने हैं, ठीक है। नाम याद रखना, नाम तो खैर आपको याद ही होगा, बस पेरिस में इस म्यूजियम का नाम याद रखिएगा, ठीक है। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में इनके नाम पे जो है एक सोने का सिक्का रखा गया है। ये आपको दिख रहा है ना बच्चे, ये आपका गोल्ड कॉइन है और ये शाहरुख खान के नाम पे रखा गया है। और इस तरीके की उपलब्धि, इस तरीके की जो अलग से यूनिक अचीवमेंट है वो पाने वाले शाहरुख खान पहले भारतीय अभिनेता हैं जिनको कि इस तरीके से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पेरिस का ग्रेविन म्यूजियम है, वैसे पेरिस बच्चे आपका ओलंपिक के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है आजकल, है ना। तो पेरिस जो है आपका यहाँ पे ग्रेविन म्यूजियम है। और ग्रेविन म्यूजियम बच्चे आपका ये एक मोम संग्रहालय है, ये जो आपका एक वैक्स म्यूजियम है और यहाँ पे पेरिस में सीन नदी के दाहिने किनारे पे स्थित है। तो ये तो कई बार आपका स्टैटिक का भी प्रश्न बनता है कि सीन नदी जो है कहाँ पे बहती है या फिर पेरिस कौन सी नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे है और इसी के किनारे यहाँ पे एक म्यूजियम है। म्यूजियम का नाम क्या है, ग्रेविन म्यूजियम नाम है इसका। और इसमें जो है आपका शाहरुख खान के नाम का एक सिक्का रखा गया है। ऐसी अचीवमेंट पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं।
अगली बच्चे जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर, अब जो ये बच्चे बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये पूरी बिल्डिंग को जो है आपका राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, लेकिन इसके भीतर भी जो है आपके क्या है, अलग अलग ऑडिटोरियम है, अलग अलग जो है सभागार हैं, तो उनके जो है नाम रखे गए थे। वो जो नाम रखे गए ना वो ब्रिटिश एरा के नाम है, तो वो जो है आपके बदले गए हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो मुगल गार्डन था उसका भी नाम चेंज किया गया। अब जो है यहाँ पे 2 और नाम चेंज कर दिए गए हैं, तो वो ही हमें पढ़ना है कि कौन कौन से हैं। यहाँ पे बच्चे 2 हॉल थे, एक का नाम था दरबार हॉल और एक था आपका अशोका हॉल, ठीक है। तो इन दोनों के नाम बदलने की घोषणा कर दी गई है। पहले दरबार हॉल के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता था। तो बच्चे अगर हम दरबार हॉल की बात करें तो जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति, जैसे महत्वपूर्ण समारोह, उत्सवों के लिए आयोजन स्थल, दरबार हॉल का जो ये सारी की सारी यहाँ पे जो भी आपकी प्रस्तुतियाँ होती थी, पुरस्कार समारोह या आपका जो भी आपकी इस तरीके की यहाँ पे इवेंट्स होते थे, वो सारे के सारे दरबार हॉल में किया जाते थे, ठीक है। और अब जो है दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या किया जा रहा है, गणतंत्र मंडप किया जा रहा है। और जो बच्चे अशोका हॉल है, अशोका हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप किया जा रहा है, ठीक है। तो खैर अशोक का तो नाम नहीं बदला है, बस पीछे का जो इसका हॉल की जगह इसे मंडप कहा जाएगा, और जो आपका दरबार हॉल है इसे बदल करके जो है गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी नाम तो आपके देखिए दुनिया भर के चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पहले आपका मुगल गार्डन का नाम चेंज किया गया था राष्ट्रपति भवन में ही, और अब जो है आपके यहाँ पे 2 हॉल थे, एक का नाम दरबार हॉल था, एक का नाम आपका अशोका हॉल था, दोनों के ही नाम आपके चेंज कर दिए गए हैं। तो दरबार हॉल का नाम जो है गणतंत्र मंडप और अशोका हॉल का नाम जो है आपका अशोक मंडप रख दिया गया है, ठीक है। ये घोषणा किसने की है बच्चे, ये घोषणा की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला है, अब अपना वो वाला पेज पलट लीजिए जहाँ पे आप पेरिस ओलंपिक की न्यूज़ को कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है ना, अलग सा एक पेज रिजर्व कर दीजिए, ठीक है। पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड जो भी खबरें आ रही हैं बच्चे, अभी तो बहुत खबरें आनी बाकी हैं, तो जो भी खबरें आएंगी आपको जो है साथ में नोट करते जाना है, तभी वो आपकी थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाएंगी। नहीं तो एक न्यूज़ कहीं और, एक न्यूज़ कहीं और, फिर ढूंढते फिरेंगे आप पेरिस ओलंपिक के बारे में, ठीक है। एक ही जगह इकट्ठा कर लेना सारी की सारी न्यूज़ को। तो बच्चे इसका उद्घाटन समारोह जो इस बार हुआ है ना, वो थोड़ा सा अनोखी तरीके से किया गया है, ठीक है। अभी जो 26 कल जो आपका हुआ है, पहली बार खेलों का उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में नहीं होगा, इसके बजाय यह लगभग कितने 85 नावें 85 नाव बचे बोट्स में जो है आपका इससे किया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बोट लग रही है तो कोई ना कोई नदी पे हो रहा होगा, है ना। तो बच्चे पेरिस जो है सीन नदी के किनारे, अभी हमने पहली वाली न्यूज़ में पढ़ा था कि म्यूजियम जो है वो आपका यह सीन नदी के किनारे है, तो यहाँ पे जो आपकी सीन नदी है वहाँ पे जो है आपका आयोजन किया जाएगा। लगभग 85 नाव जो है बोट आएंगी और इसमें जो है आपका 7,000 एथलीट को जो है आपका लेकर के जाएंगी। मतलब स्टेडियम में जैसे आपका मार्च पास होता था ना, परेड होती थी, उस तरीके से नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो पहली बार बच्चे आपका ये किया जाएगा और सीन नदी में जो है आपका पूरी की पूरी आयोजन इसका किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आपका आप लोग कह सकते हैं जो आपके मार्च पास चलेगा या फिर जो आपकी परेड चलेगी, ये लगभग 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर में जो है आपकी तैरती हुई परेड किया जाएगा। और पहली बार ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है बच्चे कि जब स्टेडियम को छोड़ करके स्टेडियम के कहीं और जो है किसी और स्थल पे जो है आपका इस तरीके की उद्घाटन समारोह किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो राष्ट्र की परेड का मार्ग पूर्व से पश्चिम तक सीन नदी के 6 किलोमीटर के मार्च तक अनुसरण करेगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कितने किलोमीटर तक चलेगी ये परेड, 6 किलोमीटर की आपकी परेड होगी। लगभग जो है इसमें 7,000 एथलीट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, तो काफ़ी बच्चे ये आपका देखने लायक होगा, है ना। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भारत का जो स्थान होगा, अगर आपको इंडिया को देखना है तो पहले जो है आपको 83rd कंट्रीज़ को देखना पड़ेगा, मतलब 84th नंबर पे बच्चे हमारा जो टुकड़ी होगी, हमारी जो टीम होगी वो 84th नंबर पे आएगी, ठीक है। तो देखने के लिए तैयार रहेगा। आई थिंक 11 बजे से स्टार्ट होना था, हो गया होगा अभी, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा और इसे जो है आपको देखना है। बहुत ही भव्य होगा बच्चे, इस तरीके से जो है नदी में पहली बार परेड किया जाएगा। रिवर परेड जिसे कहा जा सकता है ना, ये जो है आपका रिवर परेड है। और ओलंपिक की हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे तो पहली बार जो है ऐसा हुआ है जब स्टेडियम को वेन्यू न मान करके किसी और जगह को जो है आपका वेन्यू बनाया गया है ओपनिंग सेरेमनी के लिए, ठीक है। बाकी आपको ये तो याद ही होगा कि पेरिस ओलंपिक में जब आपके ध्वजवाहक जो भारत की तरफ से निकलेंगे वो उसमें आपकी महिला के रूप में जो है पीवी सिंधु को चुना गया है और पुरुष के रूप में जो है आपका अचंता शरद कमल को चुना गया है फ्लैग बियरर के रूप में, ठीक है। तो उन दोनों का तो नाम याद ही रखना है, बाकी इस हिस्टोरिक इवेंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। कितना मीटर लंबा है, सबसे खास बच्चे नदी है, ये जो नदी है ना आपकी सीन रिवर है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की शॉर्ट न्यूज़। अब आपको एक मैगजीन याद रखना है बच्चे। आप लोग बुक्स एंड ऑथर तो बहुत सारे याद रखते हैं ना,
तो एक मैगजीन आपको याद रखनी है और मैगजीन में यह याद रखना है कि किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है। तो ये मैगजीन का नाम है ग्रामोदय संकल्प नाम है और इसे जो है लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामोदय संकल्प नाम की पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों के लिए आमंत्रण जारी किया था, जिसका विषय विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो आपकी मैगजीन है ग्रामोदय संकल्प, ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, इसे जो है आपका पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इसके लिए जो बच्चे अभी आपका नया एडिशन इसमें आ रहा है, तो इसमें आप भी जो है अपनी तरफ से जो भी आपकी चीज़ें होती हैं या फिर विकसित भारत, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका, इसमें जो है अपना भी लेख जो है आप लोग इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये मैगजीन आपकी निकाली जाती है ग्रामोदय संकल्प नाम से। अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो भी आपके ओलंपिक से ही रिलेटेड है। ये है रिलायंस फाउंडेशन की जो मालकिन है नीता अंबानी जी, इन्हें सर्वसम्मति से पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुन गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है बच्चे कि पहली बार नहीं हो रहा है, पुनः, ठीक है, यानी कि पहले भी यही थी, दोबारा से जो है इन्हें यहाँ पे चुन लिया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके मेंबर के रूप में, उसके सदस्य के रूप में जो है इनका चुनाव हो चुका है दोबारा से। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, नीता अंबानी, आप लोग तो जानते होंगे, इसीलिए मैंने तस्वीर तो नहीं लगाई है, आजकल वैसे भी शादी के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही हैं। तो बच्चे नीता अंबानी को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य दोबारा से चुन लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वन लाइनर वाली न्यूज़ थी। हाँ, ओलंपिक की खबरों को एक जगह इकट्ठा करना आपका काम है। ठीक है, हालांकि बाद में एक सेशन तो खत्म होने के बाद में एक तो हम लेंगे ही, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट के हाइलाइट्स रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, भारतीय खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया है वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन जो आगे पीछे की छोटी छोटी न्यूज़ जो आ रही है बच्चे, ये भी नहीं छूटनी चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, जो भी न्यूज़ मैं बता रही हूँ आपको, छोटी बड़ी जो भी आ रहा है ओलंपिक के बारे में, सब कुछ जो है नोट डाउन कर लेना है और उसे जो है आपका एक साथ याद करने के लिए एक साथ जो है आपको लिखना है। ठीक है, चलिए बच्चे, चलिए फिर उसके अलावा मेक इट इजी मैकेनिकल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम चेंज हो गया है, मेक इट इजी लाइव क्लासेस था, मेक इट इजी मैकेनिकल हो गया। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बच्चे आरआरबी जेई की जो बुक आने वाली है, ठीक है, हार्ड कॉपी वाली बुक है, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, आपको जो है प्री बुक कर लेना है। ठीक है, बहुत जल्दी जो है वो आपके घर में आपके पास होगी। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।